नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल के अंदर ऑगर मशीन ने 21 मीटर तक ड्रिलिंग कर दी है। टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक जल्द पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है। टनल के अंदर आईटीबीपी और एनडीआरएफ जवानों को मोर्चे पर लगाया गया। वहीं सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन और भी तेज किया जा रहा है और पीएमओ की निगरानी में चल रहा है। बता दें कि अमेरिकी जैक एंड पशु अर्थ ऑगर मशीन से 21 मीटर तक पाइप मलबे में डाले जा चुके हैं। यह हाई पावर मशीन 1 घंटे में 5 से 6 मीटर तक ड्रिलिंग कर रही है, यानी कि 1.5 घंटे में सिर्फ 3 मीटर ही पाइप मलबे में जा पा रहा है। आपको बता दें कि पाइप वेल्डिंग और अलाइनमेंट सही करने में ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन अब 21 मीटर तक ड्रिलिंग होने के बाद टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचने की राह आसान हो गई है। और खबर देहरादून से, जहां राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार सिलक्यारा टनल में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही कार्यदायी संस्थाओं के विशेषज्ञों से बातचीत की। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी टनल का दौरा कर चुके हैं। निरीक्षण के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि मजदूरों को निकालने के लिए केंद्रीय एजेंसियां मौके पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली से जो मशीनें लाई गई है वो अपना काम कर रही है और अब से कुछ ही समय बाद यानी कि शाम तक जो फंसे हुए मजदूर उनको निकाल लिया जाएगा। डीजीपी ने सभी लोगों से संयम रखने की अपील की है। जो सिलक्यारा टनल है वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए हैं, आज केंद्रीय मंत्री जी भी गए थे, जनरल वीके सिंह साहब, मैं भी उनके साथ गया था। तो वहाँ कुल मिलाकर के केंद्र सरकार की सभी एजेंसियाँ और राज्य सरकार की सभी एजेंसियाँ मिल कर के काम कर रही हैं। ये बड़ा काम है क्योंकि 60 मीटर के करीब पूरा वो है और इसमें समय लग सकता है, तो हम सबको संयम रखने की ज़रूरत है और भरोसा भी रखने की ज़रूरत है। मुझे विश्वास है कि सफलता जरूर मिलेगी। यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाली सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया, जिसके लिए 21 मीटर तक ड्रिल की जा चुकी है और 4 पाइप जोड़ दिए गए हैं। रेस्क्यू का 6ठा दिन है। सुरंग में फंसी 40 जिंदगियां अगर मशीन से आस अटका रही है और बता दें कि कई ऐसे मजदूर हैं जो कि सुरंग में फंसे हुए हैं। 40 ऐसी जिंदगियां हैं जो अभी भी सुरंग में फंसी हुई है, जिनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। हेलो, ये इनके उसे छोड़ो। तुषार गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, कब तक काम पूरा होगा? देखिए, उत्तरकाशी के सिलक्यारा में तरह से सड़क हादसा हुआ है और इसके बाद 6वां दिन है और लगातार जो केंद्र और साथ साथ जो राज्य की एजेंसियां हैं वो मजदूरों को निकालने में लगातार लगी हुई है। दिन रात मेहनत की जा रही है कि मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जाए और मेहनत रंग भी ला रही है। अगर अभी तक की बात की जाए तो 21 मीटर जो ड्रिल मशीन है वो अंदर पाइप डाला जा चुका है और माना जा रहा है कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम या आज रात तक मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की परेशानी को बताना चाहूंगा क्योंकि 900 mm के पाइप लगेंगे, अमेरिका जो मशीन है उसके माध्यम से 900 mm के पाइप अंदर डलेंगे, जो 10 से 12 पाइप में डलेंगे। उसमें से 3 पाइप डाले जा चुके हैं और 4था पाइप करीब 21 मीटर अंदर है और ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द अंदर डाल दिया जाएगा क्योंकि कुछ बड़ा पलवा बीच में है, जिसके कारण फिलहाल जो पाइप है वो अंदर नहीं जा रहा है। लेकिन ये देखा जाएगा कि जो फटाफट जो केंद्र एजेंसियां है और जो राज्य की एजेंसियां आ रही है कि किया जाए और जो रेस्क्यू का कार्य है वो जल्द किया जाए। और साथ साथ अगर आप लगातार बातचीत की जा रही है, जो मजदूर है अंदर
उनसे बनाया जा रहा है कि वो थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर या फिर इंतजार करें, जल्द से जल्द उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। और लगातार जो केंद्र की और साथ साथ जो कहा जा सकता है सरकार है, सरकार है, राज्य सरकार है, इस पूरे जो हादसा हुआ है उस पर नजर बनाए हुए हैं। और जल्द जल्द तो केंद्र चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो पुष्कर, वो ये दोनों यही चाहते हैं, उनकी नजर है, मॉनिटरिंग लगातार की गई है कि जल्द से जल्द मजदूरों को निकाला जाए और उनके परिजनों को सौंपा जाए। तो क्या अभी अंदर जो 40 मजदूर फंसे वो सब सुरक्षित हैं? देखिए, अभी तक यही माना जा रहा है कि वो 40 जो मजदूर है वो सुरक्षित है। और जितने भी अभी तक फिलहाल बात हो पाई है तो सब यही कह रहे हैं कि जो अंदर भी ये बात करें तो मजदूर भी ये कह रहे हैं कि फिलहाल सुरक्षित है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, छठवां दिन है, ऐसे में जो अंदर मजदूर है वो कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लेकिन जो बाहर का जो स्टेटस है मैं आपको बताना चाहूंगा, जो केंद्र और राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं लगातार कार्य कर रही है, उन्होंने यही लक्ष्य बना रखा है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को निकाला जाए। जितने संभव प्रयास चाहे केंद्र की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से हरकुलिस के माध्यम से जो वायुसेना के जो विमान है हरकुलिस, उसके माध्यम से जो मशीन लाई गई है, अमेरिकन वॉगर मशीन, जो 900 mm तक पहुंच सकती है, तो ऐसे में जल्द से जल्द उन्हें निकालने की जो बाहर के माध्यम से वो कोशिश की जा रही है। लेकिन जो अंदर का जो छठा दिन हो चुका है, ऐसे में जो मजदूरों की कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो हौसले हैं वो कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो जिस तरह से कहा जा सकता है कि कल वहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे, परिवहन मंत्री, उन्होंने भी उनसे बातचीत करी, तो कहीं ना कहीं उनके हौसले बुलंद करने की कोशिश की जा रही है मजदूरों की। और जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, एजेंसियां वहाँ पर काम कर रही है, उन्हें निकालने का काम कर रहे हैं, इंजीनियर विशेषज्ञ, वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें निकाला जाए। जो फासला है मजदूरों तक पहुंचने का वो कितना रह गया है? क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल पाई है तुषार, वो 35 मीटर तक हम अंदर बढ़ पाए हैं, और कितना फासला महज रह गया है? देखिए, 21 मीटर तक अभी अंदर पहुंच पा रहे हैं और ये जा रहा है कि 30 मीटर और जाना है। और ऐसे में इसे जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाएगी। मतलब देखा जाएगा कि तरह से, क्योंकि 1-1.5 घंटा फिलहाल जो, क्योंकि वो बैंड भी हो जाती है, जो पूरी मशीन है तो उसे बार बार बैंडिंग की जाती है, उसकी अलाइनमेंट ठीक की जाती है। ऐसे में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और जो मशीन का टाइमिंग है वो करीब 1 घंटे में करीब 3 से 4 मीटर तक अंदर की खुदाई है कर सकती है। ऐसे में जो वेल्डिंग का टाइम है वो ज्यादा लग रहा है। ऐसे में उम्मीद बिल्कुल अब देखना होगा कि कब तक निकाला जाता है और कितना वक्त लगता है, क्योंकि छठा दिन आज है, बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे, खबर देहरादून से, जहां दून अस्पताल की अर्थव्यवस्था और डॉक्टर की प्राइवेट अस्पतालों के साथ साठगांठ के विरोध में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। इस दौरान राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संस्थापक शिव प्रसाद सेमवाल ने दून अस्पताल की अर्थव्यवस्थाओं का पिटारा खोलते हुए अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दून अस्पताल प्रशासन दलालों की भेंट चढ़ चुका है। अस्पताल प्रशासन जो है लंबे समय से दलालों के चंगुल में फंसा हुआ है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं, एक तो अनुबंधित डॉक्टर हैं, ये नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता भी ले रहे हैं और अपने प्राइवेट हॉस्पिटल भी चला रहे हैं। अनुबंधित डॉक्टर कोई भी मरीजों को सीरियसली देखने को तैयार नहीं है, चाहे आप किसी भी विभाग की बात कर लीजिए। इसके अलावा बाहर से मरीजों को दवाइयां लिखी जा रही हैं। जो अस्पताल में दलाल जो व्याप्त हैं, वो बाहर से मरीजों को जांच करवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं और इलाज न होने के कारण पिछले 1 हफ्ते में जो है कई सारे लोगों की जो है यहाँ पर मौत हो गई है। यूरोलॉजी से लेकर के पैनक्रियाटाइटिस से लेकर के तमाम तरीके के जो मरीज थे उनकी डेथ हो गई है, क्योंकि अनुबंधित डॉक्टरों ने उनको समय पर नहीं देखा। इस गंभीर लापरवाही के खिलाफ आज यहाँ पर प्रशासन के सामने हमारा अल्टीमेटम है कि विदिन 1 वीक अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं सुधारी गई तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। दवाई को लेकर भी हम लोग का बहुत कई बार, और मेरे आने के बाद भी 2 बार इस तरह का नोटिस दिए जा चुके हैं कि बाहर की दवाई जहां तक है ना लिखी जाए। लेकिन उसमें कुछ दवाइयां हैं जो शायद हमारे पास, क्योंकि हमारी भी इन्वेंट्री बहुत बड़ी हो जाती है, हर चीज़ अवेलेबल कराना तुरंत पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसे में बाहर जन औषधि परियोजना भी चल रही है। हमारे अपने अस्पताल में उसकी 2 से 3 सेंटर खुले हुए हैं, तो वहाँ की दवाई से ली जा सकती है।
कोई बहुत ही रेयर केस में कोई बाहर की दवाई लिखी जा सकती। उत्तराखंड सरकार के अधिकारी अपनी पहली पोस्टिंग वाले स्टेशन गोद लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे पहली पोस्टिंग वाले स्टेशन गोद लेने के लिए निर्देश दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने इसकी विफल होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को गांव गोद लेने के निर्देश दिए थे, उस निर्देश पर भी सांसदों ने किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं अब देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर अफसर वो सांसद कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री निर्देश ही देते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने भी निर्देश दिए थे इनके सांसदों को कि आप गांव गोद लीजिए, पहले उसका विवरण को दे दें कि उन गांव की स्थिति क्या है, क्या वो गांव चलने फिरने लग गए हैं कि या गोद में ही अभी तक बैठे हुए हैं। इसको भी समझ करना चाहिए सरकार को। और मुख्यमंत्री तो मंत्रियों को भी निर्देश दिए थे कि रात्रि प्रवास करो, मीटिंगें करो, क्षेत्र में जाओ। विधायकों को कहा था, कौन विधायक कौन मंत्री ऐसा है जो किसी रात्रि किसी गाँव में रहा हो, उसका जवाब भाजपा दे दे। और एक बार फिर मुख्यमंत्री ने प्रयास किया है, अच्छा प्रयास है, लेकिन मुख्यमंत्री का ये प्रयास भी फेल होगा, इसकी भी ना फरमानी होगी, इसको भी कोई मानने वाला नहीं है। उत्तराखंड में लोकसभा और निकाय चुनाव के साथ ही भारतीय जनता पार्टी अब आगामी दुग्ध संघ के चुनाव की तैयारी में भी जुट गई है। बता दें कि भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा ने आगामी प्रदेश भर में होने वाले दुग्ध संघ से चुनाव को लेकर की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 पर्यवेक्षक इसके लिए बनाए गए हैं जो पूरे प्रदेश भर में रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगे। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चुफाल, कोटद्वार से उमेश त्रिपाठी और काशीपुर से राम मल्होत्रा को पर्यवेक्षक बनाया गया है और ये टीम जल्द ही पूरे प्रदेश का दौरा करके अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी, जिसके बाद प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी प्रदेश भर में होने वाले दुग्ध संघ चुनाव को लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है और इसके लिए हमारे विभिन्न पदों पर कौन कौन प्रत्याशी दुग्ध संघ के चुनाव के लिए होंगे, एक टीम बनाई गई है। 3 पर्यवेक्षक इसके लिए बनाए गए हैं जो पूरे प्रदेश भर की रिपोर्ट आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को या प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय विशन सिंह चौफाल जी और कोटद्वार से आदरणीय उमेश त्रिपाठी जी और काशीपुर से श्री राम मल्होत्रा जी को पर्यवेक्षक बनाया गया है और ये टीम शीघ्र ही पूरे प्रदेश का दौरा करके अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी। और हरिद्वार में निर्माणाधीन रिंग रोड का काम महज 20% ही पूरा हो पाया है। बता दें कि हैदराबाद से नजीबाबाद रोड को जोड़ने वाली करीब 15 किलोमीटर लंबी रिंग रोड 850 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। तो वही NHAI के अधिकारियों के मुताबिक रिंग रोड बनाने में स्थानीय लोगों की अंडरपास की मांग और जमीन अधिग्रहण जैसी समस्याएं सामने आ रही है। हालांकि अधिकारी प्रोजेक्ट को दिसंबर 2024 में पूरा कर लेने का दावा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रिंग रोड तैयार हो जाने के बाद हरिद्वार शहर में हाईवे पर लगने वाले जाम से काफी हद तक निजात मिल जाएगी। देखिए, उसमें मेन तो समस्या ये थी कि वहाँ पे जगह जगह लोगों की मांग थी कि हमें अंडरपास और ये चाहिए, तो वो चीज़ें भी बैठ के कुछ रिजॉल्व हो गई हैं और अब उसका काम भी तेज़ी से शुरू हो गया है। तो अब तक मतलब उसका 20% काम तो हो गया है और उसका काम अगले साल जो है दिसंबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे। ये 861 करोड़ का है इसका कॉस्ट जो है। कब तक पूरा रिंग रोड का? ये दिसंबर एंड तक मान के चलिए। 24। खबर देहरादून से है, जहां चलाए जाने वाले ऑपरेशन स्माइल अभियान बेहतरीन तरीके से सफल रहा है। इस ऑपरेशन ने अपनों को बिछड़ने से मिलने का सराहनीय काम किया है। वहीं पूरे प्रदेश की जनता इस ऑपरेशन की तारीफ कर रही है, तो वहीं परिजन नम आंखों से पुलिस को धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2015 से इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी और अब तक 4411 लोगों को उनके परिजनों से मिलाया जा चुका। वहीं 1 सितंबर 2023 से अशोक कुमार के नेतृत्व में ऑपरेशन स्माइल अभियान को तेजी दी गई है और 2 महीने के भीतर रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आया है, जिसमें
1356 बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को उनके अभिभावकों से मिलाने का काम पुलिस ने किया है। इसमें हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा गुमशुदाओं को बरामद कर उनके अभिभावकों को सौंपा गया है। इस्माइल में जो हमारी मदद की है, हमारा जो बच्चा आज हमें मिला हुआ है, ये हमारे मुकेश भाई है, ये हमारे दीपक भाई है। इन्होंने हमें हमारे साले द्वारा हरिद्वार से पता दिया और हमें बार बार फ़ोन किया कि आप कहाँ पे हो, आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को ले जाइए। हमें जब तक हम नहीं पहुँच पाए इनके पास, इन दोनों सर ने हमारा इतनी मदद की है कि ये बच्चा आज जो है हमारे पास में है, वो आज मुकेश भाई और दीपक भाई की वजह से आज ये बच्चा हमारे परिवार में और हमारे पास में है। ये बच्चा जब खुआ था हमारे घर में, खाना तो बहुत दूर है, बनाने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। खाली यही था एक ढूंढना, रोना, पीटना, क्योंकि जिसका बच्चा खोता है उसको पता होता है। उसको मैं एक धन्यवाद करता हूँ कि मैं उनका जीवन भर आभारी रहूँगा कि उन्होंने मेरा ये बच्चा मतलब ऑपरेशन इस्माइल ने ढूंढ के भी दिया, और सबसे ज़्यादा जो मदद में हमारी इस टाइम मुकेश भाई ने और दीपक भाई ने ज़्यादा दिया है। हमें बच्चों ने बताया कि वो ट्रेन में बैठे थे सुबह, और जो है ट्रेन में वे पता नहीं कहाँ गए, और जब हमने सुबह से शाम तक ढूंढा, बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह हमने तलाश किया उन्हें, तो हमने फिर जो है शाम के टाइम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी। तो हमने कंप्लेन लिखाई, तो उसमें जो है पुलिस ने हमारी इतनी मदद की कि 10 से 12 घंटे में उन्होंने हमारे बच्चों को ढूंढ पंजीकृत हैं महिलाएं, पुरुष, बालक, बालिका। ये केस थाना नागल क्षेत्र का था, जो कुछ भी नहीं बता पा रहा था बच्चा, सिर्फ अपना नाम आशीष सैनी, पिता का नाम परवीन सैनी और गांव पहाड़पुर बता रहा था। तो जब मुझे इसकी भाषा में पश्चिम उत्तर प्रदेश की झलक नजर आई, तो मैं सहारनपुर में पोस्टिंग ना हो, तो मुझे याद आया कि सहारनपुर में पहाड़पुर बसेड़ा थाना नागल क्षेत्र में गाँव है। तो मैंने इस बच्चे से पूछा, क्या बेटे आपके गाँव में पास कोई तलेड़ी है? इसने कहा हाँ तलेड़ी है, मैं पापा के साथ तलेड़ी का मेला भी घूमा हूँ। तो तब मैं समझ गया। तब मैं अपने कप्तान साहब श्री नवनीत भुल्लर साहब का बड़ा एहसान मंदू कि उन्होंने पूरा सहयोग किया, और हमारी सीओ मैडम जो हैं श्रीमती ओसिन जोशी जी मैम, उन्होंने आधी रात भी हमारा फ़ोन उठाया 1 बजे भी। उनसे परमिशन लेके मैं अगले दिन सवेरे 8 बजे 25 सितंबर को थाना नागल पहुंचा। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे इस बच्चे के अपहरण का मुकदमा लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ की पुलिस ने दुर्भाग्यवश इसमें FR लगा रखी थी करीब 9 महीने बाद। तब मैं वहाँ के कप्तान साहब से इस बच्चे के मम्मी पापा और प्रधान जी को लेके मिला। श्री विपिन ताड़ा जी IPS ऑफिसर हैं सहारनपुर के कप्तान साहब। तो उन्होंने इसमें कहा कि FR तो नहीं लगनी चाहिए जब तक बच्चा बरामद ना हो, भले केस ट्रांसफ़र हो सकता है STO को या CBCID को। तो उसमें उन्होंने हमारी काफ़ी प्रशंसा की, मुझे और मेरे साथी निशांत रमोला को हमें प्रशस्ति पत्र भी दिया। और खबर उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से है, जहां कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी ने कहा है कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में फंसे मजदूरों के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 100 घंटे से अधिक समय से मजदूर फंसे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश चुनावों में व्यस्त है। भाजपा के संगठन मंत्री गायब है, प्रभारी मंत्री भी नदारद है। भाजपा हमेशा से ऐसी आपदाओं में गायब हो जाती है। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के मामले में सरकार पूरी तरीके से विफल हो रही है। सरकार द्वारा की जा रही कोशिशें नाकाम साबित हो रही है। चौथा दिन है और बहुत ही चिंताजनक बात है। और सबसे पहले तो मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा इस प्रशासन से कि इनको जो भी समर्थन चाहिए, इनको जो भी सहयोग चाहिए हमारी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम पूरा देने के लिए तैयार हैं। पर दुख के साथ यह मुझे कहना पड़ रहा है, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से ये हुआ है, सबसे पहले तो प्रश्न उठता है सरकार की नीतियों पर। ये जो परेशानियां हुई हैं, या रैणी में हो, या फिर जोशीमठ में हो, या फिर अब उत्तरकाशी में हो, देखिए बहुत चिंताजनक है। और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उत्तराखंड में, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है पहाड़ में, हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं। और देहरादून में राज्य स्थापना दिवस पर हुई रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम डकैती में 8 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। रोजाना पुलिस नए दावे कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस ने अपराधी को नहीं पकड़ा। लेकिन पुलिस का दावा है कि जिन अपराधियों ने शोरूम में लूट की है वो कौशाम्बी में रुके थे, जहां से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस की माने तो ये 2 लोग अपराधियों को चोरी की गाड़ियां उपलब्ध कराते थे और पैसों के ट्रांजैक्शन में मदद करते थे। इसके अलावा अपराधियों की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। देखिए, जो 9 तारीख की जो घटना रिलायंस में हुई थी, इस संबंध में लगातार हमारी टीमों द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में
जो उनका जो हाइड आउट था जहाँ पर वैशाली में ये लोग घटना से पूर्व जो प्लानिंग करते थे उस पर भी हमारे द्वारा रेड की गई है, जिसमें से जो 2 लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, जो कि उनको लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराते थे और पैसों के ट्रांजैक्शन में उनकी हेल्प करते थे। तो इसी से रिलेटेड 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की गई है। साथ ही ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि इस तरीके की प्लानिंग में जब ये लोग प्लानिंग करते थे तो जो चोरी की गाड़ियाँ या OLX पे गाड़ियाँ खरीद करके उनका ही इस्तेमाल इस तरीके की घटनाओं में किया जाता था। इस गैंग द्वारा कई जगह इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने भी आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। दूसरे चरण के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का चमोली से आगाज हो चुका है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष करण महारा करने वाले है। इस दौरान सभी जिला बूथ और मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं से वार्ता करके कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया है कि सभी जिलों में कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वो कांग्रेस को 2024 के चुनाव में प्रचंड जीत दिला सके। कांग्रेस कमेटी के दूसरे चरण के सम्मेलन प्रारंभ आज से हुए हैं और आज चमोली में माननीय अध्यक्ष जी हैं, कल रुद्रप्रयाग रहेंगे और परसों 18 तारीख को पौड़ी में सम्मेलन होगा। उसके बाद टेहरी संसदीय क्षेत्र में सम्मेलन होंगे 21 और 22 तारीख को। इसमें हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को, बूथ कमेटी के अध्यक्षों को और BLAs को विशेष रूप से आमंत्रित कर रहे हैं। हर बूथ से 3-3 व्यक्तियों को हम वहाँ पे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।